गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ मेरे कलेजे में जैसे कुछ हौड़ रहा है, इसका आशा स्पष्ट करें। यहाँ इसका आंसर हो, कहानीकार की पत्नी निर्मला को इस बात का अत्यधिक दुख है कि निर्दोष बहादुर को निर्ममता के साथ पीटा गया। वह निर्मला अपने दुख को व्यक्त करने के लिए हौड़ना शब्द का प्रयोग करती है। हौड़ना भोजपुरी का समर्थ शब्द है जिससे पश्चातापपूर्ण दुख का व्यंजन होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किशोर ने अपना पश्चाताप किन शब्दों में व्यक्त किया? तो किशोर ने अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, माँ, यदि एक बार भी बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता और उसे कभी जाने नहीं देता। मैं उससे अपने किए की माफ़ी मांगता और शपथ पूर्वक विश्वास दिलाता कि मैं उसे कभी मारूंगा नहीं। उसकी सेवा के लिए उसे सम्मान दूंगा। वह कुछ चुरा कर नहीं ले गया। अगर ले गया होता तो मुझे दुख नहीं, एक प्रकार का संतोष होता। पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। लगभग 100 शब्दों में करना है बहादुर के बारे में। तो बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष के आसपास थी। वह कहानीकार के समक्ष खड़ा था और अपनी आंखें बुरी तरह मलका रहा था। उसका शरीर ठीगना और चकैठ था, मुंह चपटा और रंग गोरा था। वह आधी बाह की सफ़ेद कमीज और सफ़ेद नेकर पहने हुए था। उसके पैरों में भूरे रंग के पुराने जूते थे। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसके बोलने में एक मीठी झंझनाहट थी। वह कहानीकार के परिवार के लिए कौतुक बना हुआ था। वह हंसमुख था। वह लोगों की बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था। वह लोगों को प्रश्नों के उत्तर अधिक से अधिक अपनी हंसी से दिया करता था। तो उसका क्वेश्चन था तो यही हुआ। अब इसके आगे बढ़ेंगे। परंपरा का मूल्यांकन से अविन्यो तक साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो लोग रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं तथा साहित्य में युग परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं? जो लोग वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना कर समाज में मौलिक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, वे ही अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आलोचना के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? इसका आंसर होगा, आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। साहित्य की धारा को मोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो साहित्य की धारा को मोड़ने के लिए प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो साहित्य की धारा को मोड़ने के लिए प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद से क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन था ये। अब इसके आंसर है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं जिसमें शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों का चित्रण होता है। उसके बाद से क्वेश्चन है आपको, कौन अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचे गए साहित्य के संबंध में लेखक रामविलास शर्मा ने क्या कहा? नहीं, हम साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए किस साहित्य पर ध्यान देते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचे गए साहित्य के संबंध में लेखक रामविलास शर्मा ने क्या कहा? तो चौथा क्वेश्चन, जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, लेखक ने वहां कैसी संभावना का उल्लेख किया है? पुराने साहित्य में उसकी संभावना कम होती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है।
हम साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसमें शोषित जनता के श्रम को आधार बनाया गया होता है, तथा यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह साहित्य वर्तमान काल में जनता के लिए कितना उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में निर्मित साहित्य के संबंध में लेखक रामविलास शर्मा ने कहा कि वह उसके संपत्तिशाली वर्ग हित के प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उसे भी यह परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। जहाँ पूंजीवादी का यथेष्ट विकास हो गया है, वहाँ यही संभावना रहती है कि संपत्तिशाली वर्ग और निर्धन वर्ग एक दूसरे के सामने प्रबल विरोधी बनकर खड़े हैं। पुराने साहित्य में वर्ग हित के स्पष्ट टकराने की संभावना कम रहती है। यहाँ है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश क्यों बनी रहती है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली साहित्यकारों की भूमिका निर्णायक होती है। प्रतिभाशाली मनुष्य या साहित्यकारों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है भाव का अनंत विस्तार। महान से महान कभी भी किसी विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति अपनी अनुभव सीमा में ही करते हैं। अतः किसी विशेष भाव या संवेदना की संपूर्ण या समग्र अभिव्यक्ति किसी कवि के वश की बात नहीं है। यह अपूर्णता कला का दोष नहीं है, अपितु यह कला के सौंदर्य की संभावना को व्यक्त करती है। इस संभावना से ही कला में जीवन का संचार होता है। भाव की अनंतता और अनंत विस्तार यदि किसी प्रतिभाशाली साहित्यकार की रचना में प्रस्तुत नहीं होते तो यह दोष नहीं कहलाता, अपितु यह रचनात्मक सहजता को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि पूर्णता मानवीय प्रकृति नहीं है। पूर्णता के लिए प्रयत्न करना मानवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। इसका आंसर होगा राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक मूल्य विचारों पर आधारित होते हैं और साहित्यिक मूल्य संवेदना और इंद्रिय बोधों पर निर्मित होते हैं। विचारों का स्वरूप परिस्थितियों और समय की मांग के अनुरूप बदलते रहते हैं, पर मानवीय संवेदनाओं के स्वरूप में एक प्रकार की अस्थायी चिरंतन्य होती है। प्रेम, कृपा आदि की संवेदना से मानव में भी प्रभावित होता है। इसका आधुनिकता ने संवेदनाओं की अनुभूति को विकृत नहीं किया है। राजनीति में सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी आदि विचारधाराएं आती रही है। इन वैचारिक धारणाओं के कारण राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आते रहे हैं। राजनीति में विचारों के प्रमुख होने से साहित्य की तरह का अस्तित्व नहीं होगा। साहित्य में हृदय का आवेग प्रमुख